हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा थ्योरी का सेशन चल रहा है जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 से 6 क्लासें वो हमारी हो चुकी है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हमने वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि किस में कौन सी वेल्डिंग आती है, किस में कौन सी वेल्डिंग आती है। तो उनको सॉर्ट करके एक सारणी बनाई हुई है। उनको क्या किया है, एक सारणी बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये सारणी ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वेल्डिंग का प्रोसेस। क्या दिया हुआ है, वेल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें ऑटोजीनियस वेल्डिंग और हेटेरोजीनियस वेल्डिंग है। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग आती है और हिटेरोजीनियस वेल्डिंग आती है। ठीक है, अब इनमें फ्यूजन वेल्डिंग आती है, किसमें, ऑटोजीनियस में। ठीक है, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग आती है, इनमें ऑटोजीनियस हिटेरोजीनियस। अब ऑटोजीनियस कौन सी होती है, ऑटोजीनियस होती है कि एक ही धातु के दो पार्टों को आपस में जोड़ना, ऑटोजीनियस होती है। हिटेरोजीनियस हिटेरोजीनियस होती है कि दो अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो अब है फंक्शनल वेल्डिंग में क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग में क्या है, सॉरी, तो नो प्रेशर रिक्वायर्ड बट विद द एडिशन ऑफ द फ्लेम फिलर मेटल। इसमें क्या बोला है कि प्रेशर की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिलर मेटल की आवश्यकता होती है, किसमें, फ्यूजन वेल्डिंग में। लेकिन प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग होती है, इसमें क्या होती है, प्रेशर की आवश्यकता हमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट क्रिएटेड बाय। हीट किस किस के द्वारा दी जाती है, इसमें हीट किस किस के द्वारा दी जाती है, तो देख लेते हैं। इसमें हीट दी जाती है इलेक्ट्रिक आर्क से, गैस से, या फिर केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क से कर सकते हैं, गैस से कर सकते हैं और केमिकल से कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें ब्लैक स्मिथ फायर। अब ये ब्लैक स्मिथ फायर कौन सी होती है, तो ब्लैक स्मिथ फायर होती है, कई बार आपने देखा होगा जो लोहारगिरी का कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, पंखे के द्वारा हवा देते हैं और आगे क्या होती है, लोहा रखा होता है, वो क्या है, कोयले के ऊपर रखा होता है, जो गर्म होता रहता है, कोयला जलता रहता है, हवा दी जाती है। ठीक है, तो वो होती है ब्लैक स्मिथ फायर। इलेक्ट्रिक करंट बिजली का। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे लकड़ी, कोयला, इसके अलावा तेल, ये सब क्या आते हैं, केमिकल में आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक आर्क में क्या है, आर्क वेल्डिंग आएगी। ठीक है, गैस में कौन सी आएगी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर 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 एक्लेनरी और ऑक्सी अदर फ्यूल। 3 प्रकार की वेल्डिंग है वो गैस वेल्डिंग में आती है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में क्या है, तो थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। इसमें क्या है, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, किसमें, फ्यूजन वेल्डिंग में विदाउट प्रेशर रहेगा। ठीक है, और इधर अगर हम देखें प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में, तो यहाँ पर क्या है, फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। फोर्ज यानी कूट पीट कर या फिर उसको दबाव के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, किससे, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में क्या है, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। थर्मिट वेल्डिंग की जाती है बिना कोई प्रेशर के। ठीक है, अब इनको भी और आगे डिवाइड किया हुआ है, तो इनको किन किन भागों में डिवाइड किया उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक आर्क है, इससे क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें कौन सी वेल्डिंग आती है, मेटल आर्क आती है, कार्बन आर्क आती है, टंगस्टन आर्क आती है, ऑर्गन आर्क आती है। ठीक है, सुबर्म कार्ड आर्क आती है, और क्या है, ओटोमिक हाइड्रोजन आर्क आती है, मैनुअल आर्क वेल्डिंग आती है,
ठीक है। इसके अलावा गैस वेल्डिंग में कौन सी आती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग आती है। ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि लो प्रेशर की पाइप है, हाई प्रेशर की पाइप है, वो लो प्रेशर में हमें नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम देखें प्लास्टिक वेल्डिंग में, तो इसमें ब्लैक स्मिथ फायर में कौन सा आएगा, लैप वेल्डिंग आएगी, बट वेल्डिंग आएगी, वी वेल्डिंग आएगी और टी वेल्डिंग आएगी। ये लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, वी वेल्डिंग, टी वेल्डिंग, इनको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, किसके, लैप वेल्डिंग में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होगी, बट वेल्डिंग में आमने से सामने चढ़ी हुई, ऊपर नीचे एक परत और लगी होगी अन्य मेटल की। ठीक है, वी वेल्डिंग इस प्रकार जोड़ा होगा, वाई वेल्डिंग में दो धातुएं जोड़ी जाएगी इस प्रकार से, तो ये वाई आकार में बन जाएगा। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगर टी वेल्डिंग है तो एक मेटल इधर जा रहा है, एक मेटल इसके साथ में यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, तो वो हमारा टी वेल्डिंग बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट में कौन सी है, स्पॉट वेल्डिंग आएगी इलेक्ट्रिक करंट में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आएगी इलेक्ट्रिक करंट में, सीम वेल्डिंग आएगी इलेक्ट्रिक करंट में, बट वेल्डिंग आएगी और प्रिसीजन वेल्डिंग आएगी इलेक्ट्रिक करंट में आएगी ये वेल्डिंग। ठीक है, यानी कि इस जो ये सारणी बनी हुई है, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मली कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है, कौन सी वेल्डिंग किस में आती है, कौन सी वेल्डिंग किस में आती है। यानी कि वेल्डिंग का जो मेन जो सारा कुछ है वो इसी सारणी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये इस प्रकार के चिन्ह ये भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर सारणी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त औजारों की सूची बना हुआ है, इनके वर्णन करो। अब प्रयुक्त औजार कौन से यूज करते हैं, स्टील रूल है, स्टील टेप है, ट्राई स्क्वायर है, फाइल है, डॉट पंच है। डियर फ्रेंड, इनके क्या है, जैसे फाइल को रेती लिख रखा है तो रेती याद नहीं रखना है आपको, फाइल यानी कि इंग्लिश वर्ड आपको ज़्यादा याद रखने हैं इसमें। ठीक है, जितने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड रखेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी रहेगी आगे कंपटीशन लेवल में। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्राइबर दिया हुआ है, हेमर दिया हुआ है, चीजल दिया हुआ है। हेमर क्या होता है, हथौड़ा, चीजल छेनी। ठीक है, डिवाइडर, चिपिंग हेमर, वायर ब्रूश, वेल्डिंग स्क्रीन, हेलमेट, चिपिंग गोगल्स, टोंग्स, इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, आगे है अर्थ क्लैंप है, वेल्डिंग टेबल है, वेल्डिंग बूथ है, ग्लव्स, एप्रन एंड लेग गार्ड एक्सेट्रा। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, आगे इनमें दिया हुआ है पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन, वेल्डिंग रोड होल्डर, वेल्ड गेज और हेक्सा। ठीक है, तो इन चीज़ों की क्या हमें आवश्यकता होती है, इनके बारे में हम नॉर्मली डिटेल है वो इनकी देख लेते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है तो आपको बेसिक जानकारी भी इनकी पता चल जाएगी। वैसे जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है वो इसके बारे में ज़्यादातर जानते ही हैं, तो ज़्यादा बताने की इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी लेसन में दिए है तो हम इनका एक बार रिवीजन है वो ज़रूर कर लेते हैं। आपको साथ में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कौन से टूल है वो वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं और इनका यूज क्या क्या रहता है। फर्स्ट है स्टील रूल, तो इसका प्रयोग वो जॉब का माप लेने के लिए करते हैं। यह 150, 300, 600 मिलीमीटर के साइज में मिलते हैं। स्टील रूल का प्रयोग वो जॉब की माप लेने के लिए करता है। स्टील रूल है वो मिनिमम 1/2 mm तक की शुद्धता में माप लेता है, यानी कम से कम 1/2 mm तक हम स्टील रूल से माप सकते हैं। स्टील रूल होता है वो नॉर्मली स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल स्टील रूल है और नेरो रूल है, श्रिंक रूल है, हुक रूल है। अलग अलग कार्य के अनुसार क्या इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टील टेप, तो स्टील टेप वो 3 मीटर या 6 मीटर की होती है, इसलिए वेल्डिंग में लंबी जॉब की माप लेने के लिए इसका प्रयोग वो करते हैं। इससे टेढ़ी मेढ़ी जॉब का साइज भी मापा जाता है।
स्टील टेप आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा, छोटा सा एक टेप रहता है स्टील का जो बना हुआ होता है, जिसको बाहर निकालते हैं वो अपने आप फोल्ड हो जाता है अंदर, ठीक है, वो स्टील टेप रहता है। जैसे कि स्टील रूल से तो क्या होता है कि हम फिक्स साइज माप सकते हैं, जैसे 150 mm, 300 mm, 600 mm तक। लेकिन जो हमारा स्टील टेप रहता है उससे क्या हम 3 मीटर से 6 मीटर तक की लंबाई में माप सकते हैं, यानी कि 300 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक हम इससे माप ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, स्टील टेप इसके द्वारा भी हम क्या है, जो मिनिमम माप होती है वो इनमें mm में साइज दिए होते हैं कुछ में, और कुछ में क्या होते हैं जो mm को भी एक डिवाइड किया होता है, यानी कि 0.5 mm तक ले सकते हैं, 1 mm तक भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तक भी लिया जाता है। ठीक है, तो स्टील टेप का कोई वैसे स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, 3 से 6 मीटर तक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राई स्क्वायर। तो वेल्डिंग करते समय जॉब को 90 डिग्री अर्थात समकोण पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग वो करते हैं। यह 100, 150 और 200 मिलीमीटर साइज में मिलते हैं। ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का होता है, एक एल आकार का होता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का क्या होगा, स्टोक होगा वो मोटा रहेगा, स्टोक रहेगा वो मोटा रहेगा। ठीक है, जो क्या हार्ड लकड़ी, माइल्ड स्टील वगैरह का बना होता है, धातु, नरम धातु का। लेकिन ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कट दिया होता है जिसमें बर वगैरह को स्थान मिल जाता है। ट्राई स्क्वायर होता है वो कोई भी जॉब है हमारा, कोई भी पार्ट है उसको 90 डिग्री की एक्यूरेसी चेक करता है उसका, कि उसका एंगल है वो 90 डिग्री में बना है कि नहीं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण मापने के काम में हमारा ट्राई स्क्वायर है वो नहीं आता है, 90 डिग्री की एक्यूरेसी चेक करने के काम में आता है, न कि मेजरिंग टूल है। हमारा ट्राई स्क्वायर क्या है, एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, न कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ट्राई स्क्वायर के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ट्राई स्क्वायर नीचे दिया हुआ भी है। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसा कि आप इसमें क्लियर देख पा रहे हैं कि ये इसका क्या है, स्टोक दिया हुआ है। स्टोक क्या है, इसका मोटा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है। ठीक है, और ब्लेड क्या है, बिल्कुल पतला से यहाँ तक इसकी मोटाई है। ठीक है, ये स्ट्रेट एज है, बिल्कुल स्ट्रेट एज बने होते हैं 90 डिग्री में। ये कोई भी पार्ट या जॉब को चेक करने के काम में आता है। ट्राई स्क्वायर को जब भी हम यूज करते हैं उससे पहले उसकी एक्यूरेसी है वो हमें सरफेस प्लेट पर चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज किया जाता है कि ट्राई स्क्वायर को, जैसे हमारी ये सरफेस प्लेट है तो ट्राई स्क्वायर को यहाँ पर स्टाकर लगाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर लाइन लगाएंगे, उसके बाद में इस स्टोक को क्या इधर घुमाएंगे। ठीक है, स्टोक को इधर घुमा के दूसरी लाइन फिर लगाएंगे यहाँ पर। अगर दोनों लाइनें समांतर है, एक ही लाइन के ऊपर आ रही है तो हमारा ट्राई स्क्वायर सही है। अगर एक समांतर या एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रही है तो हमारा ट्राई स्क्वायर है वो गलत माना जाता है। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पहले हमें चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें क्या है ट्राई स्क्वायर को यूज है वो लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइल यानी रेती। तो वेल्डिंग शॉप में वेल्ड की जाने वाली जॉब की तैयारी करने के लिए फाइल का प्रयोग वो किया जाता है। यह कार्बन स्टील की बनी होती है, किसकी, कार्बन स्टील की नहीं है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की फाइल है वो हमारी बनाई जाती है। इससे क्या है, जॉब के कॉर्नर वगैरह बनाने के लिए, जॉब के कॉर्नर वगैरह तैयार करने के लिए हम फाइल का यूज है वो करते हैं। ठीक है, फिगर आगे इसमें दिया होगा तो देख लेते हैं एक बार, फिगर भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फिगर है वो दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन स्टील की नहीं, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की फाइल है वो हमारी बनाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है टैंक को छोड़कर बाकी सारी रेती हार्ड और टेम्पर होती है। टैंक क्या होता है, टैंक ये भाग होता है, इसको छोड़कर इधर का पूरा भाग है वो हार्ड और टेम्पर होता है। इसकी लंबाई है वो शोल्डर से पॉइंट तक ली जाती है। शोल्डर कौन सा है, ये शोल्डर होता है इसका, तो यहाँ से लेकर और पॉइंट होता है ये आगे का भाग, तो यहाँ तक की सीधी दूरी से ली जाती है। यह अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की मिलती है, जैसे ये फ्लैट फाइल है, स्क्वायर फाइल होती है, राउंड होती है, हाफ राउंड होती है, ट्रायंगुलर होती है, नाइफ एज फाइल होती है।
तो ये क्या अलग अलग प्रकार की फाइलें हमें मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मल फाइल की अगर बात करें हम, तो ये 2/3 भाग तक समांतर और आगे के 1/3 भाग है वो टेपर होती है। ठीक है, आगे के 1/3 भाग क्या होती है, टेपर बनी होती है। ठीक है, तो जब भी इसका माप लेते हैं तो शोल्डर से पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके क्या हो जाती है, ये दूरी इधर बेंड हो जाती है, तो इसको इधर मुड़ी हुई दूरी नहीं लेंगे कि 2/3 तक सीधी दूरी लेंगे उसके बाद मुड़े हुए नहीं, इसको क्या हुआ, बिल्कुल सीधी दूरी से इसका साइज है वो लिया जाता है। ठीक है, ये इसका शोल्डर होता है, टेंग है उसको नरम रखा जाता है क्योंकि इसको हैंडल में फिट किया जाता है। यहाँ का जो खाली भाग होता है ये हील होता है, इसके ऊपर फाइल की क्या लिखी होगी, धातु लिखी होगी, कौन सी फाइल है लिखी होगी, डबल कट है, सिंगल कट है, कौन सी कंपनी है, यानी कि इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो हील पर लिखा हुआ वो मिल जाता है। ठीक है, अब फेस और एज, तो एज क्या होता है, एज होता है एक किनारा और ये फेस है, ये यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, फेस यहाँ पर आएगा, ऊपर का भाग है वो फेस होता है जिस पर डबल कट कटे होते हैं, और एज यानी किनारों पर क्या कटे होते हैं, सिंगल कट दांते किनारों पर हमारे कटे हुए होते हैं। ठीक है, आगे का भाग है वो टिप या पॉइंट होता है, किसी में फ्लैट होता है, किसी में क्या है थोड़ा सा आगे से ऐसे टेपर कर दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है डॉट पंच, आगे क्या दिया हुआ है, डॉट पंच। अब पंच क्या है, नॉर्मली हम 3 प्रकार के यूज करते हैं, प्रिक पंच, सेंटर पंच और डॉट पंच। तो यहाँ पर डॉट पंच ही क्यों दिया है, क्योंकि जॉब की मार्किंग रेखाओं को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग वो करते हैं। जॉब पर मार्किंग वगैरह करने के लिए हम क्या डॉट पंच का यूज करते हैं। ठीक है, डॉट पंच का एंगल कितना होता है, डॉट पंच का एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक होता है प्रिक पंच, एक क्या होता है, प्रिक पंच होता है जिसका एंगल होता है 30 डिग्री, जो नरम धातुओं में मार्किंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। एक होता है सेंटर पंच जिसका कोण होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कोई सेंटर लगाने के लिए या फिर ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो उससे पहले ड्रिल के लिए निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का यूज है वो किया जाता है। आगे दिया हुआ है, यह हाई कार्बन स्टील की रोड का बना हुआ होता है, इसकी लंबाई है वो 100 मिलीमीटर और व्यास है वो 12 मिलीमीटर होता है, इसका पॉइंट एंगल है वो 60 डिग्री होता है, इसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। ठीक है, पंच किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील की रोड से बनाया जाता है जिसकी लंबाई है लगभग 100 mm और व्यास है वो 12 mm तक रखा जाता है। इसका पॉइंट एंगल है वो 60 डिग्री, यानी कि डॉट पंच का पॉइंट है वो 60 डिग्री होता है और इसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। अब नर्लिंग करने से क्या होगा, नर्लिंग करने से क्या होगा कि हाथ से ये फिसलेगा नहीं, फिसलन को रोकने के लिए, हाथ की फिसलन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी पार्ट पर नर्लिंग कर देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए आप हर शाम 6 बजे और हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।